बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, रोज़े भी अच्छे गुजरे होंगे, वीकेंड भी अच्छा गुजरा होगा। आजकल तो बाज़ारों में हम देख रहे हैं रश है, शॉपिंग लोग कर रहे हैं ईद की, और महंगाई के बावजूद क्योंकि हमारा मजहबी त्यौहार है और सब लोग खुशियों से मनाते हैं, तो कोशिश सभी की यही है कि ईद के लिए नए कपड़ों की ख़रीदारी करें। सो कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने एहतियात भी करनी है। कोविड का भी जो है वो हमें साया मंडलाता नज़र आ रहा है, डेंगू के भी ख़तरात हैं। बाहर कहीं रश में जाएं तो इन चीज़ों का प्लीज़ ज़रूर ख्याल रखें। हम प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ की तरफ चलेंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज़। खबरें क्या हैं? डेंगू लार्वा ना मिलने पर अमला फारिग, DC ने ख़त्मी वार्निंग दे दी है। बिजली की तलब बढ़ते ही 2 घंटे की लोड शेडिंग शुरू, 280 मेगावाट का शॉर्टफॉल। कैंप जेल और SQ1122 एकेडमी को मुतबादिल जगह मुंतकिल करने पर गौर, वज़ीर आला ने जामे प्लान तलब कर लिया। और इत्तकाफ के लिए मसाजिद, जामियात और मदारिस में इंतजामात मुकम्मल। जामे मस्जिद दाता दरबार में 1700 अफराद इत्तकाफ बैठेंगे। आज की खबरें आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स की तरफ आना है। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले आ जाते हैं, आज की लीड स्टोरी ये है, अलामा इकबाल टाउन, अजीज़ भट्टी, समनाबाद, शालीमार टाउन में डेंगू के 18 मरीज सामने आने के बावजूद टीमों को आउटडोर लार्वा क्यों नहीं मिल सका, DC साहिबा की जानिब से कहा गया है। एक मुनज़्ज़म मुहिम एक दौर में हमने देखा डेंगू के खिलाफ चलाई गई और बहुत ही खुश उसलूबी से डेंगू पर काबू पाया गया। उसके बाद जो गैप आया, फिर कोविड का टाइम आया, सो वो चीज़ें दोबारा रिपीट उस तरह से नहीं हुई और अगेन हम देख रहे हैं कि रिज़ल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, डेंगू पेशेंट सामने आना शुरू हो गए हैं। शायद सिप्रा साहब आपसे आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो रिसेंट बारिशें हुई हैं, इस वजह से आपके डेंगू लार्वा ने परवान तो चढ़ना है और उस पर काबू आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने किस तरह करना है, ये माजी में मिसालें हमारे पास मौजूद हैं कि अगर सर्विलेंस की जाए और वो टीमें जो आप बनाते हैं जिस पे ख़वातीन भी होती हैं, मर्द भी होते हैं, और डोर टू डोर जाके कैंपेन की जाती है, अवेयरनेस दी जाती है, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, रैलीज़ की सूरत में वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं ताकि लोग अपने घरों में सफाई रखें और बिलखसूस किसी जगह पर जो बारिश का पानी है या वैसे साफ़ पानी है उसको जमा ना होने दें। अब यहाँ सूरत हाल उसके बरक्स नज़र आ रही है। देखें, DC साहिबा क्या कह रही हैं कि जहाँ आपको डेंगू लार्वा नहीं मिलेगा उस अमला को फारिग किया जाएगा। यहाँ अमला की गफलत और नहली है। उसकी क्या वजह है कि आपके केसेस तो रिपोर्ट हो रहे हैं लेकिन वहाँ डेंगू मच्छर का जो लार्वा है अगर वो बरामद नहीं हो रहा, इसका क्या मतलब है? वहाँ सर्विलेंस ज़ीरो है, वहाँ ज़बानी जमा खर्च पे सारी चीज़ें चल रही हैं, घर बैठे रिकॉर्ड को मुरतब किया जा रहा है। उसके बाद अच्छा, शालामार टाउन तो ऐसा टाउन है कि आप जब मर्जी, जब भी डेंगू की बात होगी, जब इस तरह के आपके वो दूसरा जो एक इन्फेक्शन है जो पानी में, गंदे पानी में होता है, वो भी आपके शालामार टाउन की तरफ से शुरू होता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। तो क्वेश्चन बड़ा अच्छा है DC साहिबा का कि अगर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं तो लार्वा क्यों नहीं मिल रहा। तो अगर इसको अभी से इस पर काबू ना पाया गया तो अभी आने वाले दिनों में देखिएगा जब हमारा प्री मानसून शुरू हो जाएगा, मानसून का सीज़न आएगा, बारिशें मज़ीद होंगी और उसकी वजह से इसका जो मच्छर है डेंगू का ये परवान चढ़ेगा और परवान चढ़ने के बाद जब ये आ गया मुख्तलिफ इलाकों में तो फिर आपके केसेस मुश्किल हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि हॉस्पिटल्स में एमरजेंसी लगा दें, लैब्स में टेस्ट की जो है उसकी कीमत कम कर दें और अद्वियात की किल्लत पैदा हो जाएगी, वो ऑलरेडी है, इंपोर्ट का मसला है। तो ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी तो उसको इख्तिताम तो उसका मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर शुरू में उसको पकड़ लेंगे और वो पकड़ने का यही तरीका है कि आप उसकी सर्विलेंस, हाँ ठीक है, माह मुकद्दस है, रोज़ा की हालत में होता है, आपको चलना फिरना, सर्विलेंस करना। अगर आपका टारगेट 20 घरों का या 40 घरों का है तो उसको 50% कम किया जा सकता है। लेकिन ये कर देना कि घर बैठे ही सारी रिपोर्ट्स बना देनी है कि आपके पास कुछ भी मौजूद नहीं है, कहीं डेंगू लार्वा नहीं मिला और केसेस भी रिपोर्ट हों, तो फिर ये एक संगीन मसला है जिस पर अब मेरे ख्याल में DC साहिबा ने तो इस पर तहकीकात करने और अच्छा, फिर वो भी डेली वेजेस लोग हैं ना। बात करने का मकसद ये है कि वो जो एम्प्लॉयज़ जाते हैं वो डेली वेजेस हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर हैं
आप इनके असिस्टेंट कमिश्नर्स को पकड़े ना, आप इनके निचली सतह पे जो जोन इंतजामिया है आप उनको पकड़ें। आप उन लोगों को तो नौकरी से बर्खास्त करने के लिए बड़े आराम से तैयार होते हैं जो 700 या 800 रुपये पर डे के हिसाब से आपके लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनको क्यों नहीं पकड़ते जो आपकी गाड़ियों के, पेट्रोल के, दीगर मराद के अपने दफातर में बैठ कर मजे ले रहे होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है, बेसिकली ये उनकी जिम्मेदारी है। आप देखें, हमेशा मिसाल दी जाती है, फिर जब कैप्टन उस्मान थे डीसी, या फिर उसके बाद जब शहबाज शरीफ जो है वजीर आला पंजाब थे, जब ये डेंगू आया था उस वक्त क्या सूरत हाल थी, किस तरह काबू किया गया था? उसकी एक ही वजह थी कि आप जाते थे, आपके एयर कूलर है वहाँ सफाई, अगर गमले हैं वहाँ बताया जाता था, घरों में, कब्रिस्तानों में, टायर शॉप्स पे जाके सर्विलेंस होती थी। अब वो नहीं है, नहीं होगी तो आने वाला कल हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। जब किसी चीज़ का स्टार्ट होता है, आगाज़ होता है, तो खौफ होता है, और उस खौफ की वजह से, खौफ की वजूहत ये होती हैं कि कोई जिस तरह कोविड आया, डेथ हुई तो लोग डर गए, इसी तरह डेंगू आया तो 2-3 बड़े एक सेक्रेटरी थे उनकी डेथ हुई, और इस तरह जब स्टार्ट में डेथ हुई तो एक बड़ी खौफ की फ़ज़ा थी, और उसमें जो सर्वेलेंस थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, और उसमें उसकी वजूहत ये थी कि एक तो हर बंदा मोहतात था, दूसरा उस वक्त की इंतज़ामिया बड़ी मुतहरक थी। अब जिस तरह डीसी साहबा ने ये एक्शन लिया है और कहा है कि 18 पेशेंट सामने आ गए, लेकिन इसके बावजूद उन इलाकों में आपने जो रिपोर्ट्स दी हैं उसमें तो आपने कहा कि लार्वा है ही नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है? जिस तरह सिप्रा साहब कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल डेली वेजेस के लोग हैं, इनको तो आपने कई ड्यूटियों पे लगाया होता है, डेंगू पे भी भेजना होता है, आटा ड्यूटी पे भेजना होता है, दीगर काम भी इनसे लेने होते हैं। तो जो एसी साहबान हैं वो सिर्फ गाड़ियों में बैठ के एसी के मज़े लेने के लिए हैं क्या? वो सिर्फ प्रोटोकॉल्स लेने के लिए हैं क्या? उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? या जिनके एरिया से मिला है, आपने छोटे हमले को तो फ़ारिग किया है, क्या ये जो ज़िम्मेदारान लोग हैं जिनकी बाकायदा तौर पे इस जगह पे ड्यूटियां हैं, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन होगा? आप 1-2 अफसर के खिलाफ एक्शन लें, आप देखिएगा पूरे शहर की सर्वेलेंस बेहतर हो जाएगी। और अभी तो आने वाले दिनों में जब ये जिस तरह सिप्रा साहब भी बता रहे थे कि मानसून की बारिशें होंगी तो ये ज़्यादा इसकी अफजाइश बढ़ जाएगी। दूसरा कोविड भी आ रहा है, तो आपको तो ये मेडिसिन पर भी देखेगा, इसकी भी किल्लत मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। तो आप तो प्राइस कंट्रोल नहीं कर सकते, आप मार्केट्स को कीमतें बैलेंस नहीं रख सकते, आप कोई भी काम जो आपके करने वाला है वो तवज्जो से नहीं कर रहे, तो फिर ये आवाम जो है वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? गवर्नमेंट का तो यही काम है ना कि आपको ज़िम्मेदारी देते हैं, आपको गाड़ी देते हैं, आपको अच्छा दफ्तर मिला है, आपके आगे पीछे घूमने के लिए 10-15 सरकारी मुलाजमीन हैं, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? बिल्कुल, क्या वो डिलीवर कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरे ख्याल से सीएम साहब को खुद भी इस पे नोटिस लेना चाहिए, रिपोर्ट जो है वो डेली बेसिस पर, क्योंकि पानी सर से गुजर जाए तो फिर हमारे हॉस्पिटल्स की क्या हालात है वो भी आपके सामने है, और फिर यहाँ पर लोगों को एक्टिव करने के लिए भी, जोड़ने के लिए भी आपको प्रॉपर एक टीम वर्क चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पर लोग भी जो है वो साथ कॉपरेट करने को तैयार नहीं होते हैं। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है 280 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना है। शहर में बिजली की तलब बढ़ते ही 2 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हो गई, यानी आगाज हो गया है। आगे आगे देखे होता है क्या जी? शायद सिप्रा साहब देखिए, मैंने काफी देर पहले बात की थी कि नहीं, अब तो ये रमजान थोड़ा सा ख्याल, जब रमज़ान में स्टार्ट हुई थी उस वक्त रमज़ान से लोड शेडिंग आपकी नहीं थी, शहरी जो इलाके हैं वहाँ नहीं थी, मज़ाफ़ात में जहाँ हाई लाइन लॉसेज हैं वहाँ थी। अब देखिए शेड्यूल बनाया गया कि शहर में 2 घंटे होगी और मज़ाफ़ात और जहाँ पे बिजली चोरी की शरह ज़्यादा है वहाँ 3.5 घंटे लोड शेडिंग होगी। ये सिप्रा साहब और मैंने बिजली चोरी की जहाँ शरह ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादा, ये क्या बात है? बस वो आपकी पुलिस, जब गवर्नमेंट घुटने टेक जाए, आपके रियासती इदारे जब घुटने टेक जाएँ कि चोरों को पकड़ना नहीं है और 10 चोर हैं और 90 बंदा उसका इस जो पॉलिसी में इसका निशाना बन जाते हैं। अब क्या है कि कल तो हालांकि इतवार का रोज़ था, दर्जा हरारत थोड़ा बढ़ा है, टेम्परेचर आपके सामने 37-38 डिग्रीज तक जा रहा है। अभी 2-4 दिन में 39 और जब 40 को टच करेगा तो मेरे ख्याल में लोग एसी पे आ जाएंगे, अभी तो पंखों तक महदूद है। कल इतवार के रोज़ भी देख 2600 मेगावाट तक आपकी डिमांड गई है। आज अगर मार्केट्स और ऑफिस और ये सारे मिलाएंगे तो यही डिमांड आपकी 3,300-3,400 मेगावाट तक जाएगी। और अगर उसकी जनरेशन नहीं बढ़ाई जाती तो यही लोड शेडिंग 2 घंटे कल शेड्यूल था, हो सकता है कि ये 3 पे या 4 पे ले जाएं, और 4 पे ये जा सकता है और जाएगा भी सही। 1 महीने बाद जाए, 10 दिन बाद जाए, रमज़ान में थोड़ा ख्याल कर लें, उसके बाद ये 4 घंटे पे जाना ही जाना है, अदरवाइज़ दूसरा इसका हल नहीं है।
अब क्या इस वक्त लेस्को की जो डिमांड है और जो रसद है उसमें फ़र्क आ रहा है 280 मेगावाट का। आज थोड़ी सी और बढ़ेगी और अगर जनरेशन भी बढ़ गई तो ठीक है, अदरवाइज़ जो आपकी लोड शेडिंग है वो बढ़ेगी। बेसिकली क्या है कि जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है, जो मैं लास्ट टाइम भी बात की थी तो आपने कहा था कि आप लोड शेडिंग क्यों कहते होनी चाहिए। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हमें बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। अभी हमने 6 एक साथ की सूरत में पिछले साल वाले जून जुलाई वाली जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ये मार्च के बिलों से देना शुरू की है। वो 2 रुपये कुछ पैसे है जो हर बिल में आएगी। उसके बाद जब आपका ये अप्रैल गुजरेगा और मई में जो अप्रैल की जनरेशन होगी इसमें भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आना शुरू हो जाएगी। गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि कम से कम जनरेशन की जाए ताकि आवाम पर बोझ कम डाला जाए। उसका अलमिया ये है कि हमारे पास 70% एंड अबव जो जनरेशन है वो हम फर्निस पे करते हैं या इंपोर्टेड जो हमारी LNG उस पर करते हैं। अगर वो ना करें तो फिर बदतरीन लोड शेडिंग, आप 10-12 घंटे 14 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करें वो मुमकिन नहीं है। तो ये वजूहात होती हैं जिसकी बुनियाद पर की जाती है। अदरवाइज़ आप बिल देने को तैयार हूँ तो गवर्नमेंट बिजली देने को तैयार है। वो तो उन्होंने तो IPPs को कहना है कि आप बिजली बनाएं, हमको पैसे देने को तैयार होना, हमारी मजबूरी है, हमने हर सूरत से पैसा बिल देने ही देने हैं। इस वक्त तो 52-53 रुपए पे सही साहब जा रहे हैं। इससे ज़्यादा क्या बिल लेना आपने, इससे ज़्यादा क्या बिल लेना है। और हम बेचारों ने कि बिजली का कनेक्शन ना कट जाए, बाद में कौन चक्कर लगाता फिरेगा। ये सिप्ला साहब बेहतर बता सकते हैं कि जिस एरिया में बिजली चोरी हो रही है उसके सारे यूनिट भी वो साथ वाले मीटर्स पे कन्वर्ट कर देते हैं, वो ओवर बिलिंग करते हैं इंडस्ट्री में। 50-55 रुपए पर यूनिट आप ले रहे हैं और इससे ज़्यादा महंगाई क्या होगी और इससे महंगा क्या यूनिट होगा। फिर भी बिजली हमें मिलती नहीं है। और सिप्ला साहब अक्सर कहते हैं जी कि इनको बिजली चोरों का पता है और जानबूझ के नहीं पकड़े जाते। फिर इसी तरह आप AC की बात कर रहे थे कि AC जो है वो काम नहीं करते, तो क्या आपके SDO या एक्सचेंज इस पे फोकस करते हैं? नहीं करते। अगर मीटर रीडर या लाइनमैन चोरी करवा रहा है तो ये तो उनका काम है ना, SDO का। अगर एक भी अफसर अपना काम नेक नीति से करे तो ये सारी चीज़ों पे काबू पाया जा सकता है। लेकिन मसला ये है कि ये खुद सारे मिले होते हैं, खुद ये काम करवा रहे होते हैं। चूँकि लाइनमैन अगर चोरी नहीं करवाएगा, मीटर रीडर चोरी नहीं करवाएगा तो इनको मंथली कैसे देगा। और ये सर्कल जो हैं इसमें बड़े बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं कि कुछ सर्कल बड़े अच्छे सर्कल्स हैं जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में होंगे, वहाँ पे जितने भी मीटर रीडर या लाइनमैन होंगे वो इनके बड़े मंजूर नज़र होंगे। तो ये सिप्रा साहब इस चीज़ को बेहतर समझते हैं और इससे ज़्यादा महंगाई पता नहीं। बिजली चोरी तो नहीं रुकने वाली है, बिजली महंगी भी क्या होगी आने बिजली चोरी अब बढ़ेगी। जिस तरह रेट आप ले गए हैं डोमेस्टिक सेक्टर का और टैरिफ जो बनाया है, ये आप देखिएगा ये मौसम गर्मा में रेट बढ़ेगा। और जिस तरह वो कह रहे हैं कि मीटर रीडर्स जो हैं वो किस तरह चोरी करवाते हैं, ये लाइनमैन डायरेक्ट सप्लाई से किस तरह चोरी करवाते हैं, और इनके भी रेट बढ़ेंगे और ये मंथली का रेट भी बढ़ेगा। बिजली चोरी भी बढ़ेगी, हाँ, बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी, लोड शेडिंग भी बढ़ेगी, हर चीज़ होगी। उसका क्या वजह है कि हमारा जनरेशन और आगे कंजम्पशन का जो गैप है ये रहना ही रहना है, ये ख़त्म नहीं हो सकता। और ये जिस तरह साहिब साहब कह रहे हैं बड़ा मुनज़्ज़म निज़ाम है। आप एक सब डिवीजन है उसमें फीडर है 11 kV का, उसका कितने यूनिट्स आगे सिस्टम में आ रहे हैं वो वहाँ ग्रिड स्टेशन पे मीटर्स मौजूद हैं, वहाँ पता होता है। फॉर एग्जांपल वहाँ से 100 यूनिट निकला है और आगे उसका टेक्निकल लॉस और आगे दीगर लॉसेस मिला के उसको पता चले कि 80 यूनिट जो हैं वो मैंने कंज्यूमर को फ़रोख्त किए हैं, तो 20 यूनिट उसमें से 10 यूनिट तो आप कह लें टेक्निकल लॉस है, चलें ट्रांसफार्मर लाइनों का जो नेपरा आपको अलाउ करता है, जो 10 यूनिट गायब हुए हैं तो वो SDO को नहीं पता कि 11 kV फीडर का जो डाटा मेरे सामने आया ये 10 यूनिट कहाँ गए हैं, ये उनको पता होता है कहाँ चोरी हुए हैं, किस सिस्टम पे हुए हैं। ये सिलसिला इसी तरह से रहना है। आप लोगों ने एहतियात करनी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि बिजली के बिल कम आए तो आप लोगों को बिजली का कम से कम इस्तेमाल करना है, अदरवाइज लोड शेडिंग भी होगी। नहीं, मीटर रीडर से रब्ता करना है, लाइनमैन से भी रब्ता करना है। सही साहब, उसके बाद भी जो फटीक पड़ती है बंदा उस पे भी परेशान होकर रह जाता है। मीटर कट जाए, आपको इतना ज्यादा नहीं, मीटर कटने देते ही नहीं, जो मंथली लेता है वो क्यों। नहीं सही साहब, आप अच्छा मशवरा दें उन्हें, कहें कम बिजली इस्तेमाल करें। आप उनको चोरी की तरफ क्यों जा रहे हैं? ऑप्शन इसके अलावा कोई नहीं। मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे होते हैं, वो दरवाजे नॉक करके उन्होंने तो कह नहीं, देखे आप ना मिले ना उनके साथ, और फिर जब बिल आते हैं तो लग पता जाता है। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर क्या है? कैंप जेल में रेस्क्यू 11-11 अकेडमी को मुतबादिल जगह पर मुंतकिल करने पर गौर है। वज़ीर आला ने जामे प्लान तलब कर लिया। साई साहब, क्यों इस पर गौर किया जा रहा है, ज़रूरत क्या है? आना कैंप जेल में एक तो वैसे ही ओवर क्राउडेड है, उस दिन भी हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे चूँकि गुंजाइश 1500 से 2000 की है, बंदे यहाँ पे 5300-5500 के करीब मौजूद हैं और फिर है भी शहर के बिल्कुल वस्त में।
जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे जेलें जो हैं वो दूर दराज के इलाकों में होती हैं। तो यहाँ पे देखें ना, एक तो यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कोर्ट्स में जाना होता है, और फिर बड़े सेंसिटिव यहाँ पे प्रिजनर्स भी मौजूद हैं। तो वहाँ ऊपर से मेट्रो भी गुजर रही है, बिल्कुल पीछे स्कूल है, साथ मार्केट है, वहाँ पे आबादी है। तो इसलिए नागज़ीर है कि इस कैंप जेल को यहाँ से शिफ्ट किया जाए। ये डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर कहलवाती है। इसके लिए जगह तो एक्वायर की गई थी, मतलब जगह इसकी अप्रूव हुई थी, लेकिन औकाफ की जानब से अभी तक उसको हैंड ओवर नहीं किया गया जेल को। और 2-3 दफ़ा इनका जो है वो बजट भी लैप्स हुआ है, चूँकि औकाफ की जानब से अभी तक तकरीबन 100 एकड़ के करीब ज़मीन है, जिसमें पूरा एक कम्प्लेक्स बनेगा। फिर जेल में ख़वातीन की जेल अलग, बैरक्स अलहदा बनेगी, बच्चों के लिए अलहदा कम्प्लेक्स होगा, मर्दों की जेल अलहदा होगी। ये तो पिछले 5-7 साल से चल रहा है, लेकिन वो औकाफ का और इनका चल रहा है। दूसरा जो रेस्क्यू है वो बिल्कुल अपोजिट है कैंप जेल के। बिल्कुल। तो ये अगर सीएम साहब का विजन है कि इन दोनों जगह को यहाँ से वेकेट करवाया जाए, इनको और जगह पे शिफ्ट करके यहाँ पे एक बिज़नेस हब बनाई जाए, पूरे तजारती मराकज़ बनाए जाएँ, तो ये बिल्कुल शहर का वस्त है। फिर वो जो शालमी का एक वहाँ पे लोड है और रश है, वो हो सकता है यहाँ पे कन्वर्ट हो और रश थोड़ा कम हो, और यहाँ से एक्सेस भी इजी है, चूँकि मोटरवे भी करीब है, लोगों को आने जाने में भी आसानी होगी। तो जो कैंप जेल के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पे तो बहुत ज़रूरी है कि उस जेल को यहाँ से शिफ्ट किया क्योंकि जाए। जगह महदूद है, ये तो बारहा हम कर ही चुके हैं बात। अच्छा जी, खबर अगली की तरफ आ जाते हैं। जामा मस्जिद दाता दरबार में 1700 अफराद इत्तकाफ़ पे बैठेंगे, और इत्तकाफ़ के लिए मसाजिद, जामियात, मदारिस में इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। हम अपने बचपन में बहुत वो देखते थे, रौनकें इत्तकाफ़ की होती थी। अब मुझे लगता है वो थोड़ी सी कम हो गई हैं। क्या रुझान लोगों का मसाजिद में इत्तकाफ़ में बैठने पर कम है? नहीं, उसी तरह ही है। देखें तैयारियों में, देखें कल मसाजिद और जामियात, मदारिस, हर जगह पे इंतज़ामात को मुकम्मल किया गया है। इत्तकाफ़ लोग बैठते हैं और बड़े शौक़ से बैठते हैं। और उसके बाद जो महकमा औक़ाफ़ मज़हबी अमूर पंजाब के ज़रिए इंतज़ाम जामा मस्जिद दाता दरबार है, सबसे बड़ा इज्तिमा वहाँ होता है। मिनाजुल कुरान अगर करवाए तो वैसे इज्तिमा वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके बाद दाता दरबार में होता है क़यामत आम, सहरी, अफ्तारी, दीगर मामलात, मेडिकल कैंप लगाना, ये वहाँ पे देखा जाता है। मुखय्यर हज़रात उसको देखते हैं, ज़ायरीन, अक़ीदतमंद जो दाते हैं, वो जो एतकाफ़ बैठने वाले लोग हैं, उनके लिए सहरी अफ्तारी का इंतज़ाम करते हैं। दाता दरबार में एतकाफ़ जो बिठाया गया है, इसमें दरख्वास्तें शुबान में वसूल की जाती हैं। फिर साथ में मुतलका जो थाना है उससे क्लियरेंस ली जाती है, और उसके बाद स्पेशल ब्रांच को भिजवा के, और वहाँ से क्लियरेंस लेने के बाद जो उसमें कामयाब होता है बंदा, उसको लेटर दिया जाता है कि आप एतकाफ़ बैठ जाएं। उनकी फहरिस्त अब अवेज़ा कर दी गई है। कल शाम से, आज मेरे 19 रोज़ा है, कल शाम से बैठ के आसपास के एरिया के लोग जो हैं उन्हें प्रायोरिटी पे रखा जाए? नहीं, कोई नहीं, ओपन है जी। आप आएँ, दरख्वास्त दें, कोई उसमें कोई तो कुछ नहीं है। पहचान ऐप के जरिए चेक करने लोगों जी, पहचान ऐप के जरिए चेक कर लें, उसके बाद इत्तकाफ़ की इजाज़त दीजिए। नहीं इतना नहीं होता सही साहब। आप देखें स्पेशल ब्रांच की क्लियरेंस है, थाने की क्लियरेंस नहीं, है। अगर मुतलका मतलब है थाना, कोई बंदा गुनाहगार है तो वो इत्तकाफ़ नहीं बैठ सकता। देखें जो हमारे सिक्योरिटी हालात हैं उसमें, और ये प्लान उस वक्त बना था जब हमारे मुल्क की हालात कुछ बहुत ज़्यादा ख़राब थे, बिल्कुल जब दाता साहब का दरबार जो है वो ख़ुद इस जद में आया, दहशतगर्दी की जद में आया। ये उस वक्त बनाए गए थे। अंडरग्राउंड पार्किंग जो है बंद की गई थी। क्यों? यही वजह थी। अब 2000 के करीब आप लोगों को बिठाना है जिन्होंने 24 घंटे वहाँ होना है। उसके बाद हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन अक़ीदतमंद मामूल के मुताबिक आ रहे होते हैं। फिर वो सिर्फ 2000 नहीं है, फिर उन लोगों ने भी अफ्तार वहीं पे करना है, सहरी भी होती है उसके लिए। तो इस तरह दाता दरबार में इंतज़ामात को देखना एक बड़ा मुश्किल टास्क होता है। जो आपने जिक्र किया, मसाजिद को सजाया जाता है, लोग एतकाफ़ बैठते हैं, और जो मर्द हज़रात हैं उन्होंने तो मसाजिद, जामियात या मदारिस में ही जाके एतकाफ़ करना है, और ख़वातीन अपने घर पे एतकाफ़ करती हैं। तो ये रुझान है। अब देखें ना, आप 1700 कह रहे हैं, तो ये हर साल इतने लोग बैठते हैं। अगर होता तो फिर उसमें कहीं कमी ना आती। बिल्कुल। 1800, 1900, 1700 इतने लोग बैठते हैं। इसके अलावा मुझे बताइएगा, इत्तकाफ़ के सिलसिले के साथ नमाज की टाइमिंग्स में जो लोग आते हैं उनको तो कोई ये सच वो नहीं है कि सिक्योरिटी के बाद या महदूद कर दिया जाता है नमाजियों के लिए, फिर ताक रातों में जो इबादत होती हैं उस सिलसिले में? नहीं, कोई ऐसा कोई मसला नहीं होता। वो नीचे जो हॉल्स हैं उनके, वहाँ उनके वो कैंप्स बनाए जाते हैं अलग-अलग। आज बन जाएंगे, मैं अभी जाऊँगा भी सही वहाँ पे। कनात लगा के वो, अच्छा केबन दिया, पूरा एक निज़ाम है। मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। केबन बनता है, उसको नंबर लगाया जाता है, उसके बाद उसमें 8-10 बंदे बिठाए जाते हैं एतकाफ़ के।
उनको वो आपका जिस तरह कार्ड है वो कार्ड दिया जाता है, उसके ऊपर आपका केबन नंबर, आपका सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपका ये केबन नंबर है, यहाँ बैठना है, ये केबन है, ये एक मुनज़्ज़म तरीके से उनको बिठाया जाता है। ये नहीं होता कि जहाँ मर्जी बैठें। फिर जो आपने जिक्र किया कि नमाजी आ रहे हैं या आम ज़ायरीन अकीदतमंद आ रहे हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं होती। हाँ, जो उनका एरिया है एतकाफ़, वहाँ जाने की इजाज़त नहीं होती। क्योंकि इतने बड़ी तादाद में लोग होते हैं तो फिर उसको ऑर्गेनाइज करना बड़ा ज़रूरी है ना देखें 1700 के करीब सिपरा साहब बता रहे हैं लोग हैं, तो उनको बाकायदा रहने की जगह होती है, तकरीबन 10-12 दिन में वहाँ पे रहना है, तो उसके लिए ज़रूरी है उसके सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी। फिर जो बंदा बैठ रहा है, जिस तरह सिपरा साहब कह रहे थे कि बहुत जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोर्थ शेड्यूलर हैं जिन पे पुलिस ने बड़ा कड़ी नज़र रखी होती है, जो शरपसंद अनासर हैं, जो सपोर्ट करते हैं, फाइनेंसर होते हैं या ख़राबी करते हैं, दहशतगर्दी में मुलवस लोगों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये तमाम चीज़ों को वो देख के अगर पूरा एक उसकी मैनेजमेंट की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से बताया, बहुत अच्छा एक सिस्टम जो है वो तश्कील दिया जाता है। ज़ायरीन जो कि दाता दरबार जाते हैं, उन लोगों से गुजारिश ये है कि वो भी इंतज़ामिया के साथ खास तौर पे इन दिनों में नहीं, सहरी अफ्तारी बड़ी मजे की होती है। हाँ, पाए पक रहे हैं अब और लोगों मेरा के तो पास ऑप्शन नहीं है, हाँ, तो उसमें लोग प्लान कर लेते हैं। एक और चीज़ है, सिपरा साहब वैसे भी इफ्तारी मेरे साथ करते हैं, वो बड़े मज़े से करते हैं और जिस तरह ये करते हैं किसी को नहीं पता। नहीं, अब ऑप्शन नहीं है, नहीं तो लोग अपनी मिसाजी चेंज करके दाता दरबार की तरफ रुख कर लेते। थैंक यू देखिए, सो साई मच। साहब कह रहे थे कि अफ्तारी आपने करनी है जो अच्छी चीज़ आपको पसंद है, हम तो देख के पास बैठ बिल्कुल के पास अफ्तारी बैठते करते हैं। हैं। नहीं जी, अच्छी मज़ा भी चीज़ उसी आपका में ही आता है। जिक्र करना चाहिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हमने अपने मेहमान से आपकी मुलाकात करानी है। हमारे साथ जो आज के मेहमान मौजूद हैं, कौमी क्रिकेट टीम का एक बहुत बड़ा नाम और इसके साथ साथ ऑलराउंडर। अगर आप उन्हें बैटिंग करते देखें, बॉलिंग करते देखें, दोनों तरफ शानदार कारकर्दगी का हमेशा उनकी जानिब से मुजाहरा रहा। और इसके साथ साथ आजकल एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी वो निभा रहे हैं, मिनिस्टर स्पोर्ट्स हैं। सो हम जानेंगे उनके तमाम करियर के हवाले से भी, और फिर अब ये जो नई रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको वो कैसे देखते हैं। क्रिकेट की बेहतरी के लिए, ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि बाकी खेलों की बेहतरी के लिए भी क्या क्या इकदाम करने वाले हैं। वहाब रियाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो कुछ मैं बात करना चाहूँगी, एज ए मिनिस्टर जो आपकी जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे देखते हैं इनको? देखिए, एक नया रोल है, नई जगह है, नया एक्सपीरियंस है। सो फार सो गुड। मैंने जितना एनालाइज किया अभी अपने थोड़े से टेन्योर में, वो यही है कि देयर इज़ अ लॉट टू डू, और अगर आप करना चाहें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। और इंशाल्लाह कभी सोचा था कि एक खिलाड़ी के अलावा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था। बेसिकली आई एम नॉट फ्रॉम दिस फील्ड। कभी ऐसा ना सोचा था, ना कभी कोई इरादा रखता था। बस ऑल ऑफ अ सडन एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको मैंने कहा कि मैं इसको ग्रैब कर सकता हूँ, सो आई टुक इट। क्रिकेट पे हमेशा बहुत लोगों ने काम किया और क्रिकेट की ही हमने हर जगह बाज़गश्त और धूम सुनी है। लोग कहते हैं यहाँ पर बाकी खेलों के लिए कुछ नहीं होता। सो आप बीइंग अ मिनिस्टर किस तरह से बाकी खेलों की फ़रोग के लिए काम करेंगे? देखिए, हम लोगों ने एक अभी इनिशिएटिव लिया था सीएम निगरान में सीएम मोहसिन नकवी की हिदायत पे कि हमें रमज़ान गेम्स करवानी है, और अभी हमारी रमज़ान गेम्स हो रही है। कल हमारा क्रिकेट का फ़ाइनल हुआ है, आज हमारा हॉकी का फ़ाइनल है, और अभी इसमें हमने टोटल 6 गेम्स रमज़ान में इंट्रोड्यूस कराई थी, जिसमें हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिंटन और कबड्डी। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ जी इस टेन्योर में कि, और ऑल ओवर आई थिंक कि जिधर हम लोग ये 6 की 6 जो गेम्स हैं इनकी लाइव स्ट्रीमिंग्स जारी हैं इंटरनेट पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। डिजिटल प्लेटफॉर्म से मुराद है जिस तरह यूट्यूब है, विडली है, तमाशा है, टैपमैड है, ARY ज़ैप है और दराज। सो अगर आप देखें तो हमारी 3 गेम्स एट टाइम, जिसमें हॉकी, कबड्डी और क्या कहते हैं क्रिकेट, ये थी क्या कहते हैं लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी इसकी। इसके साथ साथ जो हॉकी के हमारे मैचेस हो रहे हैं वो PTV पे लाइव जा रहे हैं। सो यू नो, हम लोग सिर्फ ये नहीं करवा रहे कि हम लोग मैचेस करवा रहे हैं या हम एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं, हम ऐसे करें कि हम उन प्लेयर्स को एक्सपोजर देना चाह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर मिलता है। हॉकी को हम दोबारा से रिवाइव कर रहे हैं, वो भी उनकी हदायत थी मोहसिन नकवी साहब की कि जो उसको रिवाइव किया जाए, किसी तरीके से हॉकी पे हमारा काम हो, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही है हॉकी से, और कहीं ना कहीं उनके लिए वो जज्बात रहे थे अभी भी कि यार हॉकी को क्या हुआ, आपका कौमी खेल है। तो अच्छा स्टार्ट है।
पहली कोशिश है और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इसमें 900 जो एथलीट्स हैं, 800 to 900 जो है एथलीट्स हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। ऑल ओवर पंजाब सारे आए हैं और सबसे अच्छी ये बात है कि इंसेंटिव्स जो हम दे रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं। इंसेंटिव्स जो हैं वो आज से पहले कभी नहीं दिए गए ऐसे। हॉकी की जो विनिंग प्राइस है वो 25 लाख है, लूजिंग 15 लाख है। That's really great. और कबड्डी की 10 लाख है, 5 लाख है, फुटबॉल की 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख है। बैडमिंटन और टेबल टेनिस जो है वो 2 लाख और 1 लाख है। और इससे पहले जो मेरा ख्याल है मैक्सिमम बैडमिंटन को दिया था या टेबल टेनिस को दिया था, कल मेरी जो पाकिस्तान नंबर 1 है उनसे बात हो रही थी, उन लोगों को वो कहती है कि हमें 20,000 से ऊपर कभी मिले नहीं पैसे इनामी रकम। सो यू नो हम लोग आ रहे हैं एक ट्रेंड चेंज करें कि जब तक आप इंसेंटिव्स नहीं देंगे स्पोर्ट्समैन को, वो ग्राउंड में नहीं आएंगे। बिल्कुल आपने सही कहा और इसकी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे एक चीज़ बड़ी फील होती है, हमारे स्कूल्स की सतह पर जितना हमने खेलों को मजबूत करना है, प्ले ग्राउंड्स नहीं हैं स्कूल्स में, सो इसके लिए काम करने की बहुत ज़रूरत है। आई थिंक हम लोग बिल्कुल इस पे प्लान करें जी। ईद के बाद जो हमारा प्लान है वो यही है कि हम जितने भी स्कूल हैं उसमें अंडर 10, अंडर 13, अंडर 15 के बच्चे लें, उनके स्कूल को प्रोवाइड हम लोग फैसिलिटीज़ करें, क्योंकि हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं। हम लोग इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स करवाएं डिफरेंट एजेस का, और उसमें भी जो हम इंसेंटिव है वो थोड़ा सा अच्छा रखें। अब वो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता सकता जो मेजर उनका है, लेकिन अच्छे इंसेंटिव रखें ताकि बच्चों को एक तो अट्रैक्शन हो, एक उनको खेलने का मज़ा आए, एक उनके जो माँ बाप है वो दिलचस्पी ले कि अगर हमारे बच्चे फ्यूचर में भी ये जो है वो स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं और तो उनका कोई ना कोई फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। सो अब हम इस पे काम करने जा रहे हैं जी। ऑल ओवर जितने भी हमारे स्कूल हैं पूरे पंजाब में, उनको हम करेंगे ऑन बोर्ड, उनके करवाएंगे और फिर सबको लाहौर बुला के ऑल ओवर हम यहाँ पे उन बच्चों का टूर्नामेंट करवाएंगे और हम लोग उनको जो है वो अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, हमने लाहौर में ख़ास तौर पे देखा वो जो आपकी स्ट्रीट क्रिकेट रात के टाइम गली मोहल्लों में मेन चौराहों पर लोग नेट लगाकर मैचेस खेल रहे हैं। अब वो रुझान कम हो गया। हमारी प्ले ग्राउंड्स अवेलेबल हैं, हमने उनको अपने नौजवानों के लिए तैयार कराना है। सो इस पर क्या काम करें? देखिए बात यह है कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड एक बहुत बड़ा इदारा है और पंजाब के हर शहर में हमारी फैसिलिटीज़ हैं, ग्राउंड्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा एक मसला है वो ये है कि वहाँ पे कोई खेलने आता ही नहीं। सो ये थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा माइंड कि हम लोगों का जो ज़्यादा ज़ोर पिछले कुछ अरसे में ये रहा है कि जी हम लोग ग्राउंड्स डेवलप करें, हम लोग फैसिलिटीज़ डेवलप करें। मेरा ख्याल है कि इसका टाइम नहीं है। टाइम ये है कि वो जो हमें फंड मिलते हैं या जो हम पैसा जो है वो हम प्रोजेक्शन पे लगाते हैं, वो हमें स्पोर्ट्समैन में इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल, जब तक आप स्पोर्ट्स पे और स्पोर्ट्समैन पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपको खिलाड़ी नहीं मिलेंगे और ऐसे खिलाड़ी नहीं मिलेंगे जो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बिल्कुल। सो इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हम लोगों को जो है वो अब प्रोजेक्शंस नहीं करनी, हमें प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने। अब हमें क्या करना है कि हमें वो पैसा जो है वो प्लेयर्स में देना। हमारे इधर फेडरेशंस के इश्यूज़ है, हमारे बच्चों के पास जो है वो क्या कहते हैं ट्रैवल करने के लिए फंड्स नहीं है, बजट बहुत मिनिमम है। सो इट्स टाइम कि जिधर हम उनको स्टैंड आउट करें। अगर वो अच्छे हैं और वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें उनके लिए काम करना चाहिए, ग्राउंड्स के लिए। बिल्कुल आपने सही कहा। सो अब आपके कुछ करियर पे मैं बात करना चाहूँगी। माशाल्लाह हमने हमेशा देखा ग्राउंड में जब आप मौजूद होते हैं उस पर तो आएंगे, लेकिन आपने अपने करियर का स्टार्ट किस तरह से लिया? देखिए मैं एजी सोनियन हूँ। एजी में मैं हर तरह की गेम्स खेलता था, एथलेटिक्स, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, स्विमिंग। तो मुझे बहुत शौक़ था, शुरू से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था मुझे कि मैं स्पोर्ट्स खेलूँ। और मतलब क्रिकेट में तो आपको पता है हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था। तो एक दिन बस बैठा हुआ था तो एक दोस्त का फ़ोन आया, उसने कहा कि यार पाकिस्तान अंडर 17 के ट्रायल्स हो रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं जाके ट्राई करते? मैंने कहा यार मैं चला जाता हूँ, किधर हो रहे हैं। मैं चला गया, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, चला गया। बस वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ 2001 से, और उसके बाद बस मेहनत की। 2008 में पाकिस्तान टीम में पहली दफ़ा खेल सका, फिर 6 महीने बाद बाहर होने के बाद फिर 2010 में वापस आया, और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो इन एंड आउट होता तो ज़रूर रहूँ, लेकिन मोस्टली कंसिस्टेंटली खेलता रहा 2010 के बाद। तो बड़ा एक अच्छा सफ़र था, बड़ा उतार चढ़ाव वाला सफ़र है मेरी ज़िंदगी का, स्पेसिफिकली क्रिकेट को लेके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट हैप्पी कि जी जो मैंने किया पाकिस्तान के लिए
या कुछ इंडिविजुअल्स जो अब आपको पता है लीग्स वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि जी है और देयर इज़ समथिंग मोर टू ऑफर, तो वो भी इंशाल्लाह साथ साथ चलेगा। इंशाल्लाह हम गुफ्तगू का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद आपको प्रोग्राम में कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी आज के दिन की मुनासबत 19 रमज़ान के हवाले से हम प्रोग्राम में गुफ्तगू भी करेंगे। 19 रमज़ान शब ज़रबत इमाम अली है, आप सभी लोग जानते हैं। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, इसके साथ ही आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत अहम है। कल इंशाल्लाह हम आपको सेम टाइम पे ज्वाइन करेंगे, आप अपनी तजावीज़ हम तक पहुंचा सकते हैं। कल आपसे मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।